शौर्य द डिस्ट्रॉयर एपिसोड 21। अगली सुबह होती है और बाजार में बच्चों और लोगों की भीड़ लगी हुई थी। जोया भी शौर्य का हाथ पकड़कर उसे तेजी से उस तरफ ले जा रही थी। वो दोनों आगे जाकर खड़े हो जाते हैं और तभी सामने से उषा लकी और मिया के साथ उनके पास आ जाती है। तो तुम आ गए, उषा कहती है। शौर्य जवाब देते हुए पूछता है, लगता तो यही है। पर वैसे तुम कैसी हो बहना? शौर्य के मुंह से ये सुनकर उषा कहती है, बहुत अच्छे, आज तुम अपनी कजिन से काफी शांति से बात कर रहे हो, अब तुम बड़े हो गए हो। तभी पीछे ऊपर की तरफ एक लड़का आता है। उस लड़के के साइड में नीले रंग का एक क्रिस्टल लगा हुआ था और वो लड़का बताता है, मैं यामा एकेडमी का सीनियर स्टूडेंट हूँ जो तुम्हें यहाँ चेक करने के लिए आया है। चलिए अब हम पहला टेस्ट शुरू करते हैं। ये टेस्ट काफी आसान है। अगर आप लेवल 8 पर पहुंच गए होंगे तो ये क्रिस्टल चमकेगा। इसका मतलब होगा कि तुम पास हो गए हो। इसलिए बारी बारी से आओ। उस लड़के की बात सुनकर सब तैयार हो जाते हैं। शौर्य जोया से कहता है, जोया पहले तुम जाओ। जोया हाँ में गर्दन हिलाकर आगे जाती है और क्रिस्टल पर हाथ रखती है। क्रिस्टल चमकने लगता है और वो लड़का बताता है, ये पास है। जोया के बाद निया और लकी भी हाथ रखते हैं और वो भी पास हो जाते हैं। अब वो लड़का शौर्य की तरफ इशारा करके कहता है, अब तुम आओ। शौर्य जाता है और क्रिस्टल पर हाथ रखता है। क्रिस्टल नहीं चमकता। इस पर वो लड़का शौर्य का मजाक उड़ाते हुए कहता है, ये तो बस कचरा है। ये सुनकर शौर्य हल्के से मुस्कुराता है और अपनी रोकी हुई शक्ति अपने हाथ से क्रिस्टल पर छोड़ देता है। क्रिस्टल इतनी जोर से चमकता है कि दिन में भी उसकी चमक कोई झेल नहीं पाता और सब अपनी आंखें ढक लेते हैं। यामा एकेडमी से एक मैडम भी आई थी जो ये देखकर काफी खुश होती है। अब शौर्य अपना हाथ हटा लेता है और उस लड़के से कहता है, सीनियर, इस कचरे के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो सभी काफी ज्यादा चौंक गए थे और वो लड़का भी कोई जवाब नहीं दे पाता। दोपहर हो जाती है और सभी बाहर ही धूप में खड़े हुए थे। धूप की वजह से उनका हाल बुरा होने लगता है और शौर्य उस लड़के से कहता है, हे, इसका क्या मतलब है? हम काफी देर से यहाँ खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। वो लड़का जवाब देता है, नए स्टूडेंट्स के लिए ये सब नॉर्मल बात है। इसलिए चुप खड़े रहो। उषा अपनी यामा एकेडमी की मैडम के साथ बैठी हुई थी और उस लड़के के मुंह से ये सुनकर वो गुस्से में उठकर उसकी तरफ जाने की कोशिश करती है। पर मैडम उसे रोक लेती है। शौर्य उस लड़के से पूछता है, ये तुम्हारी एकेडमी के नियम है या तुम्हारे नियम है? वो लड़का कोई जवाब नहीं देता। तभी जोया सबसे कहती है, यहाँ बाहर बहुत गर्मी लग रही है। चलिए अंदर आराम करते हैं। ये सुनते ही सभी बच्चे अंदर की तरफ जाने लगते हैं। वो एकेडमी का लड़का रोकने की कोशिश करता है पर कोई भी नहीं रुकता। तभी मैडम बच्चों को अपने पास बुला लेती है। सभी मैडम के पास चले जाते हैं और मैडम एक चार्ट निकालकर बच्चों को समझाते हुए कहती है, हम तुम सभी नए बच्चों को तुम्हारी ताकत के हिसाब से ग्रुप में बांटेंगे। जो भी लेवल 1 स्टार होगा वो डी ग्रुप में जाएगा। जो भी लेवल 2 स्टार होगा वो सी ग्रुप में जाएगा। इसी तरह से आगे ग्रुप बनते जाएंगे। जो भी लेवल 5 स्टार या उससे ऊपर होगा वो ग्रुप एस में जाएगा। मैडम अब शौर्य की तरफ देखती है और कहती है, पहले तुम आओ और अपनी असली ताकत के बारे में सच सच बताओ। इस पर जोया भी शौर्य से कहती है, शौर्य बताओ दो, तुम अपनी शक्तियों के बारे में झूठ नहीं बोल सकते। शौर्य मुस्कुराता है और जोया से कहता है, मुझे पता है कि तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो जोया। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम ग्रुप एस में जाओगी। जोया ये सुनकर मुस्कुराती है और आगे जाकर मैडम को बताती है, जोया सेन भी लेवल 6 स्टार। ये जानकर मैडम जोया का नाम लिखते हुए रुक जाती है और मन ही मन कहती है, ये 6 स्टार पर है। चलो शुक्र है इस बार हमारे हाथ खजाना लगा है। मैडम जोया की तरफ मुस्कुराते हुए बताती है, तुम सभी नए स्टूडेंट्स में सबसे बेहतर हो। मुझे लगता है कि तुम
उन्होंने इतना ही कहा था तभी जोया आगे बताती है, मैं 16 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ और अब 6 स्टार पर पहुंची हूँ। जबकि शौर्य केवल आधे साल के अंदर ही लेवल 3 से बी लेवल 3 स्टार पर पहुंच गया। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं और उन्हें ऐसे हैरान हुआ देखकर जोया पूछते हुए कहती है, तो अब आप ही बताइए कि कौन ज्यादा शक्तिशाली है, सही कहा ना शौर्य? शौर्य अपना सिर खुजाते हुए जवाब देता है, हाँ ये बिल्कुल सही है। पर मैं बी लेवल 4 स्टार पर हूँ। पिछली रात ही 4 स्टार पर अचानक से पहुंचा हूँ। ये जानकर मैडम और बाकियों के होश से उड़ जाते हैं। मैडम शौर्य की तारीफ करते हुए कहती है, मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि यही शौर्य सेन है। इसकी प्रोग्रेस सच में ही काफी डरावने तरीके से हो रही है। तभी शौर्य आगे आकर मैडम के सामने हाथ जोड़ते हुए उन्हें पुकारता है, मैडम। मैडम पूछती है, बताओ क्या बात है? शौर्य बताता है, बात ऐसी है कि मैं आपसे छुट्टी मांगना चाहता हूँ। अभी मेरे पास एक बहुत जरूरी काम है जो मुझे पूरा करना है। कोई बात नहीं। बताओ तुम्हें कितने दिन की छुट्टी चाहिए? मैडम पूछती है। शौर्य बताता है, 1 साल। 1 साल? जोया चौंक कर पूछती है। मैडम भी शौर्य को घूरने लगती है और उन्हें ऐसे देखता देखकर शौर्य बताते हुए कहता है, मैडम मेरे पास ये बहुत जरूरी काम है। इसलिए प्लीज मान जाए वरना मुझे ये एकेडमी ही छोड़नी पड़ जाएगी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? मैडम गुस्से में भड़क कर कहती है, पर फिर शांत हो जाती है। मैडम शांत होकर कहती है, ठीक है, घूमने के लिए छुट्टियां मांगना मुश्किल नहीं है। अगर तुम मुझे 20 टेक्निक का इस्तेमाल करके बिना घायल किए हरा दोगे तो ये हो सकता है। बताओ क्या विचार है? ठीक है, शौर्य जवाब देता है। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। उषा चिंता में आकर शौर्य को समझाते हुए कहती है, शौर्य क्या तुम पागल हो? शौर्य जवाब देता है, मुझे ये स्वीकार है। मैं तैयार हूँ। शौर्य का जवाब और उसका कॉन्फिडेंस देखकर मैडम काफी खुश होती है। मैडम और शौर्य दोनों मुकाबले के लिए बाहर चले जाते हैं। सभी बच्चे भी उन्हें देख रहे थे। दोनों ही मुकाबले के लिए तैयार थे और जोया शौर्य की फिक्र कर रही थी। तभी शौर्य मैडम से कहता है, मैडम मुझे कोई हथियार दे दीजिए। मैडम तुरंत अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके एक तलवार निकलकर शौर्य के सामने फेंक देती है। तलवार सीधा शौर्य के सामने जमीन के अंदर आकर गड़ जाती है। शौर्य तलवार को बाहर निकाल लेता है और उसे चलाने की कोशिश करता है। शौर्य तलवार को ऐसे ही नौसिखियों की तरह चला रहा था और ये देखकर मैडम उससे कहती है, अगर तलवार चलानी नहीं आती तो तुम कोई दूसरा हथियार ले सकते हो। उनके मुंह से ये सुनकर शौर्य मुस्कुराता है और तलवार को किसी तलवारबाज की तरह चलाते हुए कहता है, आप चिंता मत कीजिए, मुकाबले के बाद इस पर बात करेंगे। बहुत ज्यादा घमंडी हो लड़के। मैडम गुस्से से कहती है और फिर अपना हथियार बिजली का हंटर बाहर निकाल लेती है। मैडम का हथियार देखकर मास्टर तरुण को बताते हैं, इसका हथियार एक हंटर है। वार करते वक्त इसकी स्पीड 10% और ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए सावधान रहना। जोया शौर्य की फिक्र करते हुए उषा से कहती है, उषा मैडम रीना काफी ज्यादा ताकतवर है। शौर्य ये मुकाबला जरूर हारने वाला है। उषा जोया को शांत करते हुए बताती है, फिक्र मत करो मैडम, रीना सिर्फ डी लेवल 5 स्टार ही है। तभी एकदम से शौर्य और मैडम रीना लड़ना शुरू कर देते हैं। शौर्य जैसे ही मैडम रीना पर तलवार से हमला करने के लिए उछलता है तो मैडम रीना अपने हंटर से उस पर वार कर देती है। शौर्य बचाव के लिए तलवार आगे अड़ा लेता है और पीछे धकेला जाता है। मैडम उषा वहीं से खड़े खड़े शौर्य पर हंटर से वार करने लगती है और शौर्य अपनी तलवार की मदद से अपना बचाव करने लगता है। वो बहुत अच्छे से तलवार की मदद से हंटर के हमलों को रोकते हुए तेजी से मैडम की तरफ भागता है। मैडम भी और ज्यादा तेजी से हंटर चलाने लगती है, पर शौर्य उनके वार को डिफेंस करते हुए आगे बढ़ रहा था।
मौका पाकर शौर्य तेजी से ऊपर उछलता है और जैसे ही तलवार चलाता है तो मैडम भी हंटर से वार कर देती है और हंटर वार लगते ही तलवार टूट जाती है और शौर्य पीछे की तरफ धकेला जाता है। पीछे की तरफ जाते हुए शौर्य मैडम की तरफ अपनी आग छोड़ देता है। मैडम तुरंत अपने सामने एक पानी का चक्र बना देती है, जिससे शौर्य का वो वार खराब हो जाता है। शौर्य जमीन पर उतरते ही सीधा मैडम रीना की तरफ भागता है और अपनी आग से उनके पानी के चक्र को तबाह कर देता है। अब वो मैडम के नजदीक था और मैडम से क्लोज फाइट करने लगता है। शौर्य मैडम रीना पर मुक्कों से लगातार वार करता है पर मैडम रीना को उसका एक भी वार लग नहीं पाता। वो बड़े ही आराम से उसके हमलों से बचती है और अपने हंटर से शौर्य की टांग जकड़कर उसे पीछे की तरफ ऊपर उछाल देती है। शौर्य जमीन पर गिरने से बाल बाल बचता है और दोबारा लेने की कोशिश करता है पर वो आगे नहीं बढ़ पाता। शौर्य अपने पैरों की तरफ देखता है और पाता है कि उसके पैर मैडम रीना की पानी की शक्ति में जकड़े हुए थे। शौर्य अपना पैर तक भी नहीं उठा पा रहा था। लगता है कि तुम्हें छुट्टी की परमिशन नहीं मिलने वाली। इतना कहकर मैडम रीना अपने हंटर में शक्ति डालकर उसे और भी बड़ा कर लेती है और उसके अंदर से पानी का सांप बनाकर शौर्य की तरफ भेज देती है। इसे देखकर उषा और जोया दोनों घबरा जाती है। उषा बताते हुए कहती है मैडम रीना ने पानी के जाल वाली टेक्निक का इस्तेमाल कर दिया है। वो पानी का सांप शौर्य के ऊपर सीधा गिरता है और फिर शौर्य के चारों तरफ तेजी से घूमने लगता है, ताकि शौर्य को जकड़ सके। शौर्य पर काफी जोर पड़ रहा था तभी मास्टर उससे पूछते हैं बच्चे मेरी मदद चाहिए। शौर्य दबी सी आवाज में जवाब देता है नहीं। शौर्य के शरीर के ऊपर पानी का साइक्लोन बन गया था और शौर्य उसके अंदर फंस गया था। बाहर से किसी को भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। शौर्य को अंदर फंसे काफी देर हो गई थी और मैडम रीना उषा से कहती है उषा सेन इसे भी अपने साथ ले चलना अब इसकी छुट्टी कैंसिल हो गई है। जोया और उषा साइक्लोन की तरफ आंखें फाड़कर देख रही थी। तभी एकदम से धमाका होता है और साइक्लोन तबाह हो जाता है। शौर्य सही सलामत खड़ा हुआ था और ये देखकर मैडम रीना के होश उड़ जाते हैं। मुझे अभी यामा अकेडमी में जाने की कोई जल्दी नहीं है, इसलिए आप चिंता मत कीजिए मैडम रीना। मैं अभी तक सही सलामत आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। शौर्य मुस्कुराते हुए कहता है। मैडम रीना भी मुस्कुराते हुए कहती है इसमें कोई शक नहीं तुम काफी अच्छे हो बच्चे। शौर्य उनकी तरफ आते हुए बताता है ऐसी बात नहीं है मैडम रीना। अगर आप अपनी पूरी ताकत लगा देती तो मेरा बचना मुश्किल था। इस पर मैडम रीना जवाब देते हुए कहती है अगर एक नए स्टूडेंट्स के लिए मुझे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा तो मैं फिर यामा अकेडमी में कैसे रह सकती हूँ। मैडम रीना आगे कहती है मैं तुम्हें जाने देती हूँ शौर्य। बाकी बच्चों ध्यान से सुनो मैं तुम्हें तैयारी करने के लिए 7 दिन देती हूँ। उसके बाद हम सब यहाँ से यामा अकेडमी के लिए निकलेंगे। सभी बच्चे साथ में जवाब देते हैं ठीक है मैडम। शौर्य द डिस्ट्रॉयर एपिसोड 22। मैडम रीना से शर्त जीतने के बाद शौर्य खुश था और जब उसे पता चलता है कि मैडम रीना उनके शहर में अभी 7 दिन रुकने वाली है तो शौर्य उनसे पूछता है मैडम रीना आपका हमारे परिवार में रुकने के बारे में क्या ख्याल है वैसे भी आप क्राउन शहर में रुकेंगी ही। मैडम शुक्रिया करते हुए जवाब देती है न्योता देने के लिए शुक्रिया, पर यहाँ क्राउन शहर में हमारी एकेडमी का एक होटल है, इसलिए मैं तुम सबको परेशान नहीं करना चाहती। शौर्य उन्हें मनाते हुए कहता है मैडम मान भी जाए, हम आपका अच्छे से स्वागत करेंगे। स्वागत करोगे ये सुनकर ऐसा लगता है कि इसके पीछे तुम्हारा कोई दूसरा मकसद है। लेकिन जिस परिवार में तुम्हें और जोया को बड़ा किया है, मैं उसे जरूर देखना चाहूंगी, मैडम कहती है। ये सुनकर शौर्य काफी खुश होता है और मैडम का शुक्रिया करता है शुक्रिया मैडम। मैडम और उनके साथी शौर्य और बाकी सब के साथ सेन परिवार की तरफ निकल जाते हैं।
पिताजी और शौर्य दोनों ही सबका स्वागत करते हैं और पिताजी शौर्य को बताते हुए कहते हैं यामा अकेडमी का रुतबा यामा साम्राज्य के अंदर काफी बड़ा है। यहाँ तक कि याफी के परिवार से भी बड़ा है। पिताजी की बात पर सहमति जताते हुए शौर्य बताते हुए कहता है बिल्कुल सही कहा पिताजी। यहाँ तक कि यमन समुदाय भी इस अकेडमी से डरता है। अब 3 सालों में मैं नैना नागा को हरा दूंगा। हमारा परिवार इस शहर के अंदर खत्म नहीं होगा। कोई दूसरा हमें तंग नहीं कर सकता। पिताजी शौर्य की बात सुनकर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं बेटा लगता है कि तुमने सबके बारे में अच्छे से रिसर्च कर रखी है। शौर्य पिताजी के साथ खड़ा हुआ था और वहां लोगों की भीड़ लगी हुई थी। तभी एक 6 फुट का बूढ़ा आदमी जिसने लबादा ओढ़ा हुआ था वो लोगों की भीड़ में आकर वहां सब कुछ देखने लगता है। शौर्य की नजर उस पर पड़ जाती है और शौर्य उसे तिरछी नजरों से घूरने लगता है। उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर निशान बने हुए थे और वो आदमी शौर्य को अपनी तरफ देखता देखकर वहां से वापस जाने लगता है। शौर्य उसे ही घूरे जा रहा था क्योंकि उसे उस आदमी पर शक हो रहा था। तभी जोया वहां आकर शौर्य को पुकारती है शौर्य। जोया मुस्कुराते हुए शौर्य के पास आ जाती है और उसका हाथ पकड़कर कहती है फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। वैसे आज तुमने काफी अच्छा किया था। पिताजी जोया और शौर्य को ही देख रहे थे और जोया से कहते हैं जोया हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। मुझे शौर्य से कुछ बात करनी है। जोया को ये सुनकर काफी बुरा लगता है और वो उदास होकर वहां से चली जाती है। शौर्य भी उसे रोक नहीं पाता। दूसरी तरफ जुबैर खान एक बिस्तर पर पड़ा हुआ था और उसका बेटा अतरंगी एक जादुई गाड़ा अपने पिता के मुंह के अंदर डालता है। गाड़ा जुबैर के मुंह के अंदर जाने के बाद कुछ ही देर में असर करना शुरू कर देता है और जुबैर के शरीर के चारों तरफ लाल रंग की ऊर्जा डोलने लगती है। आप ऐसे मर नहीं सकते पिताजी, अतरंगी अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहता है। एकदम से जुबैर के शरीर में एक झटका लगता है, फिर दूसरा झटका लगता है और तीसरा झटका लगते ही जुबैर खान खांसते हुए बैठा हो जाता है। अतरंगी ये देखकर खुश हो जाता है और खुशी से चिल्लाकर कहता है आप वापस आ गए पिताजी। जुबैर खान खांस ही रहे थे और अतरंगी उन्हें पानी देता है। पानी पीने के बाद जुबैर शांत होते हैं और अतरंगी से पूछते हैं मुझे दिल का दौरा पड़ा था फिर मैं कैसे। अतरंगी बताता है आपको दिल का दौरा पड़ा था पर किस्मत से शरीर में जान बाकी थी। ज्यादा देर की जाती तो आप शायद बच नहीं पाते पर सही समय पर एक मेहमान यहाँ आ गए जिन्होंने आपको ठीक करने के लिए दवाई बनाई और आप ठीक हो गए। कौन सा मेहमान जुबैर पूछते हैं। अतरंगी जवाब देता है आप कपड़े बदल कर आ जाए वो अभी बस शहर का चक्कर लगा कर आने ही वाले हैं। अतरंगी उस मेहमान के साथ मीटिंग रूम में खड़ा हुआ था और कुछ ही देर में जुबैर खान भी वहां आ जाते हैं। अतरंगी उस मेहमान से पिताजी को मिलवाते हुए बताता है पिताजी ये लाल सिंह में टीचर है। ये लाल सिंह का वही टीचर था जो लबादा ओढ़े भीड़ में खड़ा होकर सेन परिवार पर नजर रख रहा था। जुबैर उसका शुक्रिया करते हुए कहता है मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर। आप जरूर अपने स्टूडेंट की मौत का बदला लेने के लिए यहाँ आए होंगे। मेरा परिवार और लाल सिंह सबको सेन परिवार ने तबाह कर दिया। हम उनसे अभी भी बदला नहीं ले सकते इसलिए आपको ही न्याय करना होगा। लाल सिंह का मास्टर लबादा ओढ़े पीठ फेर कर खड़ा था और वो जुबैर को बताते हुए कहता है बिल्कुल मैं इस समय यहाँ अपने स्टूडेंट की मौत का बदला लेने के लिए ही आया हूँ। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि यामा अकेडमी सेन परिवार के अंदर घुस चुकी है। वो अब सेन परिवार के अंदर ही रुकेंगे। इन सब के होने के बावजूद तुम्हें लगता है कि मैं उन पर हमला करने की कोशिश करूंगा। ये सुनकर जुबैर उनसे कहता है लेकिन आपका शिष्य लाल सिंह। लाल सिंह का मास्टर जवाब देते हुए कहता है मेरे स्टूडेंट के पास उसकी खुद की आज़ादी है, उसकी हरकतों की वजह से वो आज नहीं तो कल मारा ही जाता। इसलिए अच्छा यही रहेगा कि इस बात को भुला दिया जाए।
इतना कहकर लाल सिंह के मास्टर वहां से चले जाते हैं और जुबैर गुस्से में अपने दांत भींचते रह जाता है। शौर्य अपने कमरे के अंदर आता है और दरवाजा बंद करके उसी के सहारे बैठ जाता है। वो थोड़ा निराश सा लग रहा था। मेडिसिन मास्टर तुरंत अंगूठी के अंदर से बाहर निकल आते हैं और तरुण से कहते हैं, तुम अभी 4 स्टार की पीक पर हो शौर्य। तुम किसी भी वक्त 5 स्टार पर पहुंच सकते हो। जिस शक्ति का तुम सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते तुम उसका जल्दी से इस्तेमाल कर सकते हो। शौर्य मास्टर की बातें सुन रहा था और ऐसे ही मुंह लटका कर उदास बैठा हुआ था। वो दबी सी आवाज में मास्टर का शुक्रिया करता है, शुक्रिया मास्टर। मास्टर उसको समझाते हुए कहते हैं, मेरे बच्चे ये शोक मनाने का समय नहीं है। 3 सालों का एग्रीमेंट जल्द ही आ जाएगा, इसलिए समय बर्बाद मत करो। ठीक है। इतना कहकर शौर्य खड़ा होता है और फिर अपने कमरे से निकलकर वहां से चला जाता है। शौर्य अभी भी उदास था, पता नहीं पिताजी ने उससे ऐसा क्या कहा था जिसकी वजह से शौर्य इतना उदास हो गया था। शौर्य ऐसे ही उदास मुंह लट के आगे बढ़ रहा था, तभी उसे नीचे साइड में याफी बैठी नजर आती है। शौर्य उसे पुकारता है, याफी। याफी मुस्कुराते हुए शौर्य की तरफ देखती है और शौर्य उससे पूछता है, यहाँ क्या चल रहा है। याफी बताते हुए कहती है, मैं और तुम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, इसलिए जब तक तुम यहाँ हो मैं कभी भी यहाँ आ सकती हूँ। शौर्य हल्के से मुस्कुराकर याफी का शुक्रिया करता है, शुक्रिया याफी। शौर्य को मुरझाया हुआ सा देखकर याफी कहती है, तुम आज खुश नहीं लग रहे शौर्य। पर मैं घर अकेले छोड़ने की मुश्किलों के बारे में जानती हूँ। जब मैं अकेले क्राउन शहर आई थी तो मैं बहुत रोई थी। इसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। शौर्य अपना सिर खुजाते हुए हल्के से हंसकर कहता है। इस पर याफी जवाब देती है, हाँ बिल्कुल। क्योंकि ये एक मजाक था। तभी एक लड़का भागते हुए शौर्य की तरफ आता है और उसे एक गोल बॉक्स देते हुए कहता है, छोटे मास्टर ये एक इमरजेंसी खत है। शौर्य उस बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर से एक लॉकेट गिरता है। शौर्य उस लॉकेट को देखता है तो उसे सिया की याद आ जाती है क्योंकि वो लॉकेट उसी का था। शौर्य थोड़ी चिंता में आ जाता है और तुरंत खत बाहर निकालकर पढ़ने लगता है। शौर्य को परेशानी में देखकर याफी पूछती है, क्या हुआ शौर्य? शौर्य बताता है, मेरी दोस्त मुसीबत में है। ये उसका लॉकेट है। क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? याफी पूछती है। शौर्य जवाब देता है, नहीं बस एक दोस्त है। तो फिर तुम किसका इंतजार कर रहे हो? याफी कहती है। इतना सुनते ही शौर्य वहां से तेजी से भाग जाता है। याफी शौर्य को जाता हुआ देख रही थी और तभी पीछे की तरफ गर्दन करके पूछती है, मिस जोया ये आपका अपना घर है? तो फिर आप छिप क्यों रही है? जोया दीवार के पीछे से बाहर आ जाती है और याफी उसे बताते हुए कहती है, मेरे और शौर्य के बीच सिर्फ बिजनेस रिलेशन है। इसलिए आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है मिस जोया। शौर्य शायद आज रात ही वापस आ सकता है, तब उससे मिल लीजिए। क्योंकि फिर शायद आपको अगले साल ही मिलना पड़े या फिर शौर्य वापस आए ही ना। ये सुनकर जोया वहां से चली जाती है और उसके जाने के बाद याफी वही बैठकर शौर्य के साथ बिताए समय को याद करने लगती है। कहीं ना कहीं वो भी शौर्य पर फिदा हो गई थी। शौर्य तेजी से पुल को पार करते हुए सिया को बचाने के लिए भागते हुए जा रहा था। तभी पुल के नीचे से शौर्य पर हमला होता है, पर शौर्य आगे कूदकर बच जाता है और आगे पीछे देखने लगता है। उसे सामने गुस्से से भरा जुबैर खान खड़ा नजर आता है। जुबैर खान शौर्य उसे देखकर कहता है। जुबैर खान अपनी शक्ति बाहर निकाल लेता है और शौर्य को गुस्से से घूरते हुए कहता है, हरामजादे तेरी वजह से मैं बर्बाद हो गया। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर जुबैर अपनी ऊर्जा शौर्य की तरफ छोड़ देता है। शौर्य अपने दोनों हाथ अड़ाकर उसके इस वार को डिफेंस करते हुए कहता है, तुम तुम्हारे खुद के किए की वजह से बर्बाद हुए हो।
इतना कहकर शौर्य जुबैर की ऊर्जा को अपनी शक्ति से खत्म कर देता है और तभी जुबैर एकदम से शौर्य को मारने के लिए उसकी तरफ कूद पड़ता है। उसका वार जैसे ही शौर्य को लगने को होता है तो शौर्य अपनी आग की शक्ति से जवाबी हमला कर देता है। दोनों के वार जैसे ही आपस में टकराते हैं तो वहां बहुत बड़ा धमाका हो जाता है जिससे दोनों ही पीछे धकेले जाते हैं। शौर्य की शक्ति महसूस करके जुबैर चौंक कर पूछता है, बी लेवल 5 स्टार ये कब हुआ? शौर्य लेने के लिए तैयार होकर जवाब देते हुए कहता है, शायद ये अभी ही हुआ है। अब अगर तुम जीना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। तुम बस 5 स्टार पर हो, इतनी सी बात से मैं डर जाऊंगा क्या? इतना कहकर जुबैर तेजी से शौर्य की तरफ भाग जाता है। पुल पकड़े से बना हुआ था जो बहुत गहरी खाई के ऊपर बना हुआ था। एकदम से पुल के एक तरफ का हिस्सा टूट जाता है और पुल एक तरफ को लटक जाता है। शौर्य उछलकर पुल के दूसरी तरफ वाले हिस्से को पकड़कर लटक जाता है। पर जुबैर अभी भी नहीं रुकता। वो भी लटका हुआ था और ठीक शौर्य के दूसरी तरफ वाली साइड आकर पुल के अंदर से मुक्का पार करके शौर्य की गर्दन को अपने हाथ से पकड़ लेता है। तू आज मरेगा हरामजादे, जुबैर गुस्से से कहता है। इतना कहकर वो अपनी ऊर्जा से शौर्य को जलाने के लिए अपने उसी हाथ से शौर्य पर ऊर्जा छोड़ने लगता है। तभी कोई पीछे से जुबैर के अंदर तलवार घोंप देता है। तलवार अंदर घुसते ही जुबैर के मुंह से खून निकलता है। एकदम से तलवार के अंदर से गोल्डन रंग की ऊर्जा जुबैर के शरीर के अंदर घुसकर उसके पूरे शरीर को भस्म करने लगती है। जुबैर अपनी गर्दन पीछे घुमाता है और देखता है कि तलवार घोंपने वाली जोया थी। तभी जुबैर के हाथ से शौर्य छूट जाता है और वो जैसे ही नीचे गिरने को होता है तो जोया जुबैर को छोड़कर तेजी से शौर्य का हाथ पकड़ लेती है। जुबैर जलते हुए नीचे गिर जाता है पर शौर्य और जोया दोनों लटक जाते हैं। जोया शौर्य को गिरने से बचाने की बहुत कोशिश करती है पर एकदम से पुल ही टूट जाता है और वो दोनों साथ में सीधा खाई में गिरने लगते हैं। शौर्य द डिस्ट्रॉयर एपिसोड 23। शौर्य और जोया सीधा खाई में गिरते हैं। गिरते हुए शौर्य जोया को अपने सीने से लगा लेता है और दोनों ऐसे ही खाई में गिरने लगते हैं। गिरते हुए जोया को शौर्य के साथ बिताए हुए हर एक पल की याद आ रही थी। जोया ने डर के मारे अपनी आंख बंद कर रखी थी। तभी शौर्य उड़ने वाले पंखों का इस्तेमाल कर देता है। ये वही स्किल थी जो शौर्य को गुफा के अंदर हासिल हुई थी। उस स्किल का इस्तेमाल करते ही नीले बैंगनी रंग के पंख शौर्य की पीठ से निकल आते हैं और वो जोया को लेकर उड़ने लगता है। जोया अब आंख खोलकर देखती है और शौर्य को पंखों की मदद से उड़ता देखकर कहती है, तुम उड़ सकते हो शौर्य, तुम्हें समझना सच में मुश्किल है। तुम्हें भी जोया, तुमने जुबैर को एक ही वार में मार डाला। तुम सच में बहुत बेदर्द हो, शौर्य कहता है। ये सुनकर जोया धीमी आवाज में मुंह लटका कर कहती है, मैं नर्वस हो गई थी। वो तुम्हें मारने ही वाला था, वरना मैं इतनी बेदर्द नहीं हूं। जोया को ऐसे देखकर शौर्य तब की बात याद करता है जब पिताजी ने जोया को उनके पास से जाने के लिए बोला था। शौर्य पिताजी से पूछता है, क्या बात है पिताजी? पिताजी जवाब देते हैं, बेटा तुम अभी तक यहाँ से गए नहीं हो इसलिए मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। शौर्य पूछता है, क्या हुआ पिताजी? बताए क्या बात है? पिताजी पूछते हैं, तुम जोया के लिए क्या महसूस करते हो? शौर्य जवाब देता है, वो बहुत दयालु है, अच्छी है। झूठ मत बोलो, मुझे सच बताओ, पिताजी कहते हैं। शौर्य बताता है, मुझे वो पसंद है। किसी दिन मैं सच में उसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। ये सुनकर पिताजी शौर्य को बताते हुए कहते हैं, बेटा ध्यान से सुनो। जोया वो ऐसी लड़की है जिसे समझना बहुत मुश्किल है। उसके पिता उसे यहाँ हमारे परिवार में लेकर आए थे, ताकि उसे परिवार की लड़ाइयों से दूर रखा जा सके। मुझे अभी भी लगता है कि उसके बहुत सारे ऐसे सीक्रेट हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता है। पिताजी की बात सुनकर शौर्य कहता है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है पिताजी। इस पूरी दुनिया में बहुत सारी अजीब चीजें होती रहती है।
पिताजी शौर्य के कंधे पर हाथ रख कर कहते हैं, मैं भी जोया के साथ ऐसे ही एक बाप बनकर रहना चाहता हूँ बेटा। जोया एक अच्छी लड़की है, लेकिन तुम्हारा पिता होने के नाते मैं आशा करता हूँ कि तुम हमेशा सुरक्षित रहो। ये सभी बातें पिताजी ने कही थी जिनकी वजह से शौर्य उदास था, और अब फिर से ये बातें याद करके वो उदास सा हो जाता है और उड़ते हुए जोया को बताते हुए कहता है, जोया मेरे पिता ने कहा कि। शौर्य ने इतना ही कहा था तभी जोया अपना हाथ उसके होठों पर रखकर उसे चुप कर देती है और बताते हुए पूछती है, मेरा एक सीक्रेट है शौर्य, जो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। लेकिन शौर्य तुम क्या सोचते हो मैं कैसी लगती हूँ? ये सुनकर शौर्य कुछ नहीं कहता, बस जोया की तरफ मुस्कुराने लगता है। जोया भी मुस्कुराने लगती है और दोनों आगे की तरफ उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ नैना नागा एक बड़े से पहाड़ पर खड़ी हुई थी। तभी एक बाज उसकी तरफ उड़ते हुए आता है और नैना बाज के पैरों में जल्दी चिट्ठी ले लेती है और उसे खोलकर पढ़ना शुरू करती है। चिट्ठी पढ़कर उसके होश उड़ जाते हैं और वो उस दिन को याद करने लगती है जिस दिन वो सेन परिवार अपनी शादी को तोड़ने के लिए बात करने गई थी। चिट्ठी पढ़कर नैना उसे तुरंत गुस्से में फाड़ देती है और अपने पीछे खड़े मास्टर से कहती है, उस शौर्य की शक्ति बढ़कर लेवल B5 स्टार पर पहुंच गई है। ये सुनकर वो मास्टर भी शक्त हो जाता है और नैना को बताते हुए कहता है, मिस नैना उसके पिता ने कहा था कि हम। इतना सुनते ही नैना झट से कहती है, नहीं मैं दोबारा उस क्राउन शहर माफी मांगने के लिए नहीं जाऊंगी। मैं उससे बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती। योगी आपको तो मेरी तरफ रहना चाहिए। मास्टर योगी हाँ में सिर हिलाकर जवाब देता है, मैं हमेशा आपकी ही साइड हूँ मिस नैना। नैना अब सोचते हुए कहती है, पर अगर वो मुझे से ज्यादा ताकतवर हो गया तो? योगी जी आप जल्दी से रासायनिक राजा के पास जाए। मास्टर योगी नैना को रोकते हुए कहता है, मिस नैना आपको इसके लिए जल्दी नहीं करनी चाहिए। नैना जवाब देते हुए कहती है, मैं जल्दी में नहीं हूँ, मुझे बस अच्छी से अच्छी दवाई चाहिए ताकि मेरी आगे बढ़ने की स्पीड और ज्यादा तेजी से बढ़ सके। इसलिए जल्दी से जाए। जैसा आप कहें। इतना कहकर मास्टर योगी वहां से तुरंत चले जाते हैं। मूली और उसके साथियों ने सिया को बंदी बना रखा था। तभी उसका एक साथी तेजी से उसके पास आता है और उसे बताता है, लीडर शौर्य शहर से निकल चुका है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो यामा एकेडमी की पहुंच से दूर निकलकर यहाँ आ जाएगा तो मैं उसे आराम से खत्म कर सकता हूँ और उससे वो आखिरी चाबी ले सकता हूँ। मूली खुश होकर कहता है। सिया ये सुनकर उसके साथियों की पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। तभी मूली उससे कहता है, तुम्हारा दोस्त अब तुम्हें नहीं बचा पाएगा क्योंकि वो यहाँ मारा जाने वाला है। हा 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 हा। शौर्य जोया को सही सलामत दूसरी तरफ घर वापस जाने के लिए उतार देता है और पूछता है, अब तो तुम वापस जा सकती हो ना जोया? जोया हाँ में गर्दन हिलाकर हुंकार भरकर हाँ कर देती है। अब शौर्य उड़कर वहां से जैसे ही जाने की कोशिश करता है तो जोया उसका हाथ पकड़ लेती है। शौर्य रुक जाता है और उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखता है। जोया उससे पूछती है, शौर्य तुम्हारी वो दोस्त बस तुम्हारी दोस्त ही है ना, या वो तुम्हारी? ये सुनकर शौर्य मुस्कुराते हुए कहता है, तुमने भी वही सवाल पूछा। वो बस दोस्त है, बस दोस्त। ये जानने के बाद जोया जीभ बाहर निकाल कर शौर्य को चिढ़ाती है और कहती है, मैं बस सच जानना चाहती थी। जाओ मैं बस मजाक कर रही थी। अपनी दोस्त की जान बचाओ। शौर्य अब हल्के से जोया की तरफ मुस्कुराता है और धीरे से उससे हाथ छुड़ाकर वहां से तेजी से उड़कर जाने लगता है। जोया उसे जाता हुआ देख रही थी और मन ही मन कहती है, शौर्य तुम्हारी जोया तुम्हारा हमेशा इंतजार करेगी। मूली भेड़ियों के समुदाय से था और उसका पिता उस समुदाय का लीडर था जिसका नाम था मूशे। मूली ने अपने पिता को शौर्य के बारे में सब कुछ बता दिया था और वो तीसरा बॉक्स भी अपने पिता को लाकर दे दिया था। बॉक्स को लेने के बाद मूशे ने ही शौर्य को खत्म करके उससे चाबी हासिल करने का प्लान बनाया था और उसके बाद ही मूली ने सिया को अपने कब्जे में ले लिया था।
जैसे ही मूली को पता चलता है कि शौर्य निकल चुका है तो वो अपने साथियों से कहकर रास्ते में तरह तरह के जाल बिछवा देता है, जिससे शौर्य उनमें फंस जाए और आसानी से पकड़ में आ जाए। शौर्य सिया को बचाने के लिए आगे बढ़ रहा था और वो कीबा गांव में पहुंच जाता है। उस गांव की हालत खराब हुई पड़ी थी और शौर्य एक आदमी से पूछता है यहाँ क्या हुआ था। वो आदमी बताता है भेड़ियों के समुदाय वाले घुसपैठियों ने हमला किया और हमारी वैद को यहाँ से उठाकर ले गए। वो उसे कहाँ ले गए, शौर्य पूछता है। आदमी बताता है पहाड़ों में जहाँ उनका समुदाय है। इतना सुनते ही शौर्य तेजी से उड़कर वहां से पहाड़ों की तरफ जाने लगता है। तभी मास्टर उसे रोकते हुए कहते हैं शौर्य वहां सीधा जाना सही नहीं होगा, क्योंकि मूली कोई आम बदमाश नहीं है। वो एक समुदाय से नाता रखता है। तो फिर मैं क्या करूं आप ही बताइए, क्योंकि मेरी वजह से आज कोई मुसीबत में पड़ गया है, शौर्य पूछता है। मास्टर जवाब देते हुए कहते हैं पहले हम छिपकर नजर रखेंगे और पता करेंगे कि वहां क्या चल रहा है। उसके बाद अपनी चाल चलेंगे। मास्टर की बात पर सहमति जताते हुए शौर्य जवाब देता है ठीक है मास्टर। रात हो जाती और अंधेरे में शौर्य पहाड़ों पर जाने की सोचता है। वो चुपके से आगे बढ़ता है। तभी उसे कुछ लोग नजर पड़ते हैं जो रास्ते में अलग अलग तरह के जाल बिछा रहे थे, जैसे गड्ढा करके उसके अंदर कीले डालकर गड्ढे को घास से ढक देना, पेड़ पर ऊपर जाल बंद देना, कांटेदार तख्ते जमीन पर लगा देना जिससे शौर्य सीधा उनके जाल में फंस जाए। वहां भारी मात्रा में लोग थे जो भेड़ियों के समुदाय के सिपाही थे। उन सभी के पास हथियार थे। ये देखकर मास्टर शौर्य से कहते हैं अभी कोई भी कदम उठाना सही नहीं है शौर्य, क्योंकि मूली के साथ जो सैनिक थे ये उससे भी ज्यादा है और पता नहीं आगे कितने और होंगे। इसलिए अभी के लिए पीछे हटते हैं और सही समय का इंतजार करते हैं। कैसा सही समय मास्टर, इतने दिन हम कर भी क्या सकते हैं, शौर्य पूछता है। मास्टर बताते हैं हम तुम्हें आगे बढ़ाने की तैयारी कर सकते हैं जिससे तुम 6 स्टार पर पहुंच जाओ और तलवार से लड़ना भी सीख पाओ। ये सुनकर शौर्य कहता है इस सब के लिए जगह चाहिए। मास्टर जवाब देते हैं चिंता मत करो, मैंने यही एक गुफा ढूंढ ली है। शौर्य वहां से वापस हटकर मास्टर की ढूंढी गुफा के अंदर चला जाता है, जहां वो कड़ी मेहनत करके तैयारी करता है। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है और शौर्य अपनी शर्ट उतार कर गुफा के अंदर मेडिटेट कर रहा था। मास्टर उसे गौर से देखते हुए कहते हैं शायद ये शैतान 6 स्टार पर पहुंचने वाला है। शौर्य की आत्मा शक्ति फैलने लग जाती है और उसकी नसों में बहना शुरू हो जाती है। एकदम से शौर्य आंखें खोलता है और उसके अंदर से आग की बहुत ताकतवर शक्ति निकलती है जिससे गुफा भी हिल जाती है। मास्टर इससे काफी खुश होते हैं और शौर्य अपनी शक्ति महसूस करके खुशी से खड़ा होते हुए कहता है मास्टर मैं 6 स्टार पर पहुंच गया। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मुझे तो लगा था कि तुम 6 स्टार पर पहुंचने में 1.5 महीना लगा दोगे, पर तुमने हमारा आधा महीना बचा दिया। इसके लिए हमें भेड़ियों के घुसपैठियों का शुक्रिया करना चाहिए, मास्टर बताते हुए कहते हैं। इस पर शौर्य मुस्कुराते हुए कहता है वो बेवकूफ बिना बुद्धि वाले लोग। मास्टर अब शौर्य को याद दिलाते हुए कहते हैं छोटे शैतान, भूलना मत कि तुम्हें यमन समुदाय की उस छोटी शैतान को भी हराना है और अब उसके लिए 1 साल से भी कम का समय बचा है। ये सुनकर शौर्य खड़ा होता है और शक्त होकर मास्टर से कहता है चिंता मत कीजिए मास्टर, मैं उस चुड़ैल से किया हुआ वादा नहीं तोड़ने वाला है। उसे मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगा। आपको अच्छे से पता है कि इन 2 सालों मैंने कितनी मेहनत की है और मैं उसे बेकार नहीं जाने दूंगा। ठीक है तो चलो अब इस समय को भी बेकार नहीं जाने देते हैं, इसका पूरा फायदा उठाते हैं क्योंकि समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, मास्टर कहते हैं। शौर्य इस पर जवाब देते हुए कहता है बिल्कुल सही कहा मास्टर, क्योंकि अभी हमारे लिए जो आ रहा है उसे सबक सिखाया जाए। अच्छा मास्टर चौंक कर कहते हैं।
इस पर शौर्य मुस्कुराते हुए कहता है, आप तो जानते ही है मास्टर। फिर अनजान क्यों बन रहे हैं? ये सुनकर मास्टर हंसने लग जाते हैं। शौर्य द डिस्ट्रॉयर एपिसोड 24 अगला शिकार। रात हो रही थी और भेड़ियों के समुदाय के कुछ लोग हथियार लिए आ रहे थे, जिनके बारे में शौर्य और मेडिसिन मास्टर को पता चल गया था। शौर्य तुरंत अपने कपड़े पहनकर और तलवार पीठ पर टांग कर गुफा के अंदर से निकल जाता है। वो 5 लोग थे और शौर्य पत्थर के ऊपर से उन्हें छुपकर देखते हुए कहता है, ये तो सच में वही घुसपैठिए है। वो लोग ऐसे ही आसपास नजर रखते हुए आगे बढ़े जा रहे थे। तभी उनमें से दूसरे नंबर का तीसरे से पूछता है, क्या एक नासमझ लड़के को पकड़ने के लिए इतने लोगों की जरूरत है? तीसरा जवाब देते हुए कहता है, अरे, इस बात की किसको परवाह है, उसके ऊपर 8,000 सोने के सिक्कों का इनाम है। तभी सबसे आगे चल रहा पहला आदमी उन्हें धमकाते हुए कहता है, चुप हो जाओ। ये बीस्ट मॉन्स्टर्स का इलाका है, क्या तुम जिंदा नहीं रहना चाहते? इसलिए चुपचाप आसपास नजर रखते हुए चलते रहो और उसे ढूंढते रहो। शौर्य उनकी बात सुन लेता है और अपनी शक्ति से एक बड़े से पत्थर को गिरा देता है, जिसकी आवाज सुनकर एक सफेद रंग के गोरिल्ला जैसा बीस्ट जाग जाता है, जिसके हाथ पत्थर के बने हुए थे। अब यहाँ मजा आने वाला है, शौर्य मुस्कुराते हुए कहता है। पत्थर के गिरने की आवाज से वो पांचों लोग वहीं रुक जाते हैं। तभी उस बीस्ट की जोर से गुर्राने की आवाज आती है। हाँ, आवाज सुनकर सब घबरा जाते हैं। तभी उनका लीडर कहता है, डरने की जरूरत नहीं है। उसने इतना कहा ही था कि तभी सामने से कुछ पक्षी उड़कर तेजी से जाते हैं और पेड़ हिलने लग जाते हैं। डर के मारे उन लोगों का गला तक सूख जाता है। तभी जमीन हिलने लग जाती है और वो सब और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। वो सब जल्दी से एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और अपने अपने हथियार निकालकर चारों तरफ देखने लगते हैं। एकदम से सब शांत हो जाता है, मानो खतरा टल गया हो। फिर एकदम से वो बड़ा सा सफेद गोरिल्ला तेजी से कूदकर उनके सामने आ जाता है। आ भागो! डर के मारे सब साथ में चिल्लाते हैं। वो गोरिल्ला सीधा उन पर टूट पड़ता है और सब डर कर भागने लगते हैं। गोरिल्ला पहले एक को पकड़ता है और उसे जमीन पर पटक पटक कर मारता है और फिर आखिर में अपने पत्थर वाले हाथ से उसका कचुम्बर निकाल देता है। उसके बाद गोरिल्ला भागते हुए दूसरे को पकड़ता है और सीधा अपने दोनों पत्थर के हाथ उसके ऊपर दे मारता है। वो आदमी जमीन के अंदर धंस जाता है और वही मर जाता है। उसके बाद गोरिल्ला तीसरे की तरफ कूदता है और उसे पकड़कर पहले जमीन पर घसीटा है और फिर पत्थर पर दे मारता है। चौथा डर के मारे भागते हुए काफी आगे निकल गया था और उसे देखकर गोरिल्ला एक बड़ा सा पत्थर निकालकर सीधा उसकी तरफ फेंक कर मारता है। पत्थर सीधा उस आदमी को जाकर लगता है और वो पत्थर के साथ दूसरे पत्थर पर जाकर लगता है। वो दोनों पत्थरों के बीच में बिछ कर मर जाता है। अब आखिरी बचा था और वो डर के मारे छिपता हुआ भाग रहा था। तभी गोरिल्ला कूदकर उसके आगे ही आ जाता है, क्योंकि उसने उसकी महक सूंघ ली थी। गोरिल्ला को सामने देखकर वो आदमी घबरा कर डर के मारे चिल्लाने लगता है, आ बचाओ! वो आखिरी आदमी डर के मारे धीरे धीरे पीछे हो रहा था और गोरिल्ला उसके साथ साथ उसकी तरफ बढ़ रहा था। अब उस आदमी के हाथ एक छोटा पत्थर लग जाता है, जिसे वो बिना सोचे उस गोरिल्ला को मार देता है। गोरिल्ला गुस्से में लंबी लंबी सांसें लेने लगता है और अपने पत्थर के दोनों हाथ उस आदमी पर दे मारता है। डर के मारे उस आदमी की जोर से चीख निकलती है। तभी वो आदमी देखता है कि उसे कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि एक बड़ी सी तलवार ने उस गोरिल्ला का वार रोक रखा था और उस तलवार को पकड़े एक लड़का खड़ा था। ये लड़का शौर्य ही था, जो मुस्कुराते हुए उस गोरिल्ला की तरफ देख रहा था और अपनी तलवार से उस गोरिल्ला को पीछे धकेल देता है। वो गोरिल्ला सीधा पीछे जाकर पीठ के बल जमीन पर गिरता है और फिर से खड़ा होने लगता है। शौर्य अपनी तलवार लिए गोरिल्ला के सामने खड़ा होकर कहता है, इस आदमी को मुझे सौंप दो।
गोरिल्ला खड़ा होकर गुस्से में अपने दोनों हाथों से अपनी छाती को पीटते हुए चिल्लाता है, हाँ। वो अब सीधा तेजी से शौर्य पर वार करने के लिए आता है। ये देखकर शौर्य कहता है, ठीक है, तुम लड़ना चाहते हो तो यही सही। इतना कहकर शौर्य अपनी तलवार को ऊपर की तरफ उछाल देता है और गोरिल्ला जैसे ही उसे मुक्का मारता है तो शौर्य उसके नीचे से बचकर निकल जाता है। अब गोरिल्ला उल्टा मुड़कर शौर्य को मुक्का मारता है, पर शौर्य उसके पत्थर लगे हाथ को पकड़कर उसे आगे की तरफ फेंक देता है। गोरिल्ला मुंह के बल जमीन पर गिरता है और शौर्य की उछाली हुई तलवार सीधा उसके पत्थर वाले हाथ के पत्थर को तोड़कर अंदर घुस जाता है। गोरिल्ला दर्द से जोर से चीखता है, हाँ। शौर्य तेजी से भागकर उसके ऊपर चढ़ जाता है और मुक्कों से उसके सिर पर वार करने लगता है। दर्द से चीखता हुआ गोरिल्ला अपने दूसरे हाथ से शौर्य को पकड़ने की कोशिश करता है। शौर्य नीचे उतरकर अपनी आग से उसके मुंह पर वार करता है, जिससे गोरिल्ला को एक पल के लिए कुछ भी दिखाई देना बंद हो जाता है। शौर्य अब सीधा अपनी तलवार उसके अंदर से निकालकर तलवार से उसके पेट पर वार कर देता है और गोरिल्ला उसी वार में अपनी जान से हाथ धो बैठता है और सीधा जमीन पर गिर जाता है। गोरिल्ला को मारने के बाद शौर्य उस आदमी की तरफ देखता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वो आदमी घबराते हुए पूछता है, तथा तुम कौन हो? ये सुनकर शौर्य मुस्कुराते हुए अपनी तलवार अपने कंधे पर रख लेता है और उससे पूछता है, तुम मुझे ढूंढ नहीं रहे थे क्या? इतना कहकर शौर्य अपनी तलवार उस आदमी के पीछे पत्थर के अंदर गाड़ देता है। वो आदमी घबराते हुए पूछता है, तुम शौर्य सेन हो? बिल्कुल सही, शौर्य जवाब देता है। ये सुनकर वो आदमी जल्दी से अपनी जेब से कुछ निकाल कर पीने की कोशिश करता है, पर शौर्य उस चीज को उसके मुंह में जाने से पहले ही अपनी तरफ खींच लेता है और उसे अपने हाथ में भींचकर फोड़ देता है। अगर तुम हिले तो मैं तुम्हारे दिमाग को भी ऐसे ही फोड़ दूंगा, शौर्य उसे धमकी देते हुए कहता है। वो आदमी शौर्य से कहता है, शौर्य, अगर तुमने मुझे मारा तो भेड़िया समुदाय तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अच्छा, वो मुझे कभी भी नहीं छोड़ने वाले थे, शौर्य गुस्से में तेज आवाज में कहता है। इससे वो आदमी घबरा जाता है और बताता है, लीडर ने पहले ही तुम्हारे लिए पहाड़ों में जाल बिछाए हुए हैं, अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं तुम्हें सब बता दूंगा। ये सुनकर शौर्य मन ही मन कहता है, मूली, अगर तुम नहीं मरे तो ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। इसके बाद शौर्य सीधा तलवार से उस आदमी का गला काट देता है। उस आदमी को मारने के बाद शौर्य अपनी तलवार अपने कंधे पर रखकर मुस्कुराते हुए कहता है, मूली, मैं भी देखना चाहता हूं कि तुमने आखिर मेरे लिए कितने जाल बिछा रखे हैं। तुम जितने जाल बिछाओगे मैं हर एक को तबाह कर दूंगा। अब खेल शुरू होता है। दिन निकल जाता है और मूली के कुछ आदमी पहाड़ों में ही एक लकड़ी के बने पुल को हथियारों के साथ पार कर रहे थे। तभी शौर्य अपनी तलवार कंधे पर रखे उनके सामने आ जाता है। वो जैसे ही शौर्य को देखते हैं तो शौर्य सीधा अपनी तलवार उनकी तरफ फेंक देता है, पर वो चारों साथ में नीचे बैठकर बच जाते हैं। सबसे आगे वाला कहता है, पत्थरों से बनी तलवार, ये तो शौर्य सेन है, पकड़ो इसे। इतना कहकर वो तेजी से शौर्य की तरफ अपने साथियों के साथ भागता है। तभी शौर्य अपनी तलवार को दूर से ही वापस खींच लेता है और वो सभी इस बार मारे जाते हैं। तलवार सीधा उन सभी की गर्दन को उड़ा देती है और वो सब नीचे नदी में गिर जाते हैं। 4 और कम हो गए। इतना कहकर शौर्य तलवार को कंधे पर रखता है और वहां से आगे चला जाता है। आगे जाने के बाद शौर्य और 7 को मार डालता है और कहता है, 11 हो गए, देखते हैं कि मूली ने कितने और लोग मरने के लिए तैयार कर रखे हैं। रात हो जाती है और 3 लोग एक साथ अपनी तलवारों के साथ बैठे हुए थे। तभी उनमें से एक कहता है, क्या बकवास है, मैं भी लेवल 6 स्टार हूं और मुझे किसी बीस्ट का शिकार करने की जगह इस छोटी लड़की की देखभाल करनी पड़ रही है। उसे समझाते हुए थोड़ा मोटा आदमी बोलता है, अरे, आराम से बोलो, हमारे तीसरे बॉस इस लड़की से प्यार करते हैं।
इसलिए सावधान रहो क्योंकि बॉस ने हमें यहाँ भेड़ियों की भूख मिटाने के लिए भेजा है। तभी झाड़ियों में से किसी के मठारने की आवाज आती है। हम उस आवाज को सुनकर तीनों का ध्यान सीधा उस तरफ जाता है और 6 स्टार वाला आदमी अपने दूसरे साथी को इशारा करता है। इशारा पाते ही वो आदमी तलवार निकल कर धीरे से आगे बढ़ने लगता है और बाकी दोनों उसे देखने लगते हैं। वो आदमी थोड़ा ही आगे गया था तभी शौर्य तेजी से आकर तलवार से सीधा उसका गला काट देता है और बताते हुए पूछता है 17 हो गए। अब कौन आएगा? इतना सुनते ही मोटा अपनी कुल्हाड़ी उठाकर सीधा शौर्य की तरफ भागता है और वो जैसे ही शौर्य पर वार करता है तो शौर्य बड़े ही आराम से उसके वार से बचकर उसके दूसरे साथी के मैन पॉइंट पर लात करता है। वहां लात लगते ही उस आदमी की जोर से चीख निकलती है, आह! शौर्य सीधा तलवार से उसकी गर्दन उड़ा देता है और मोटे को अपनी तरफ खींचकर उसकी गर्दन अपने हाथ से पकड़कर उसे ऊपर उठा लेता है और पूछता है, बकना शुरू कर, यहाँ तुम्हारे इस समुदाय या कहूं कि तुम्हारे इस ग्रुप में सबसे ताकतवर कौन है? वो आदमी लड़खड़ाते हुए दबी सी आवाज में बताता है, वो हमारे बॉस मूशे है। वो डी लेवल 4 स्टार है। उनके बाद दूसरा बॉस काशी बी लेवल 9 स्टार है और तीसरे बॉस हेमंत बी लेवल 8 स्टार पर है। अभी तुम बात कर रहे थे, क्या तुम्हारा तीसरा बॉस यही है? बता वो कहाँ है? शौर्य पूछता है। वो आदमी बताता है, वो पहाड़ों के तल पर है और वो 8 स्टार है। इतना सुनते ही शौर्य अपने हाथ से उसकी गर्दन भींच कर उसे मार डालता है और वही फेंक कर कहता है, 19 हो गए, अब मुझे अपनी स्किल्स को ट्रेन करने की जरूरत है। इसलिए मैं आ रहा हूँ बी लेवल 8 स्टार। मूशे अपनी गद्दी पर बैठा हुआ था और उसके सामने सैनिकों की टोली खड़ी हुई थी। मूली ग्लास में वाइन भरकर मूशे को देखता है और मूशे उससे पूछता है, हालत कैसे चल रहे हैं? मूली बताता है, पिताजी मैंने पहले ही उसे ढूंढने के लिए अपने आदमी भेज दिए हैं। मुझे नहीं लगता कि वो पहाड़ों में ज्यादा दिन छिप पाएगा। वो जल्दी ही बाहर आएगा और तब खजाने की चाबी हमारी होगी। मूशे की एक आंख पर लुटेरों की तरह पट्टी थी और वो वाइन लेकर खुश होते हुए कहता है, बहुत अच्छे। तभी बाहर से एक सैनिक तेजी से भागते हुए चिल्लाते हुए आता है, बॉस बॉस। अपने सैनिक को इतना घबराया देखकर मूशे उससे पूछता है, क्या हुआ? वो सैनिक नीचे झुककर घबराते हुए बताता है, बॉस जो सिपाही हमने पहाड़ों में भेजे थे, वो सब मारे जा चुके हैं। मूशे ये सुनकर चौंक कर कहता है, क्या? वो कैसे मारे? मूली पूछता है। सैनिक बताता है, उनके घाव को देखने के बाद पता चलाता है कि ज्यादातर किसी भरी चीज से मारे गए हैं। ये सुनकर मूश चुप हो जाता है और मूली उनसे पूछता है, पिताजी कहीं ये? मूश गुस्से में बताता है, मारने वाला हथियार भारी है, इसका मतलब ये जरूर शौर्य सेन ही है। शौर्य भेड़ियों के ग्रुप को खत्म करते हुए आगे बढ़ रहा था और अभी तक किसी से नहीं हारा था। क्या वो अपने से ताकतवर हेमंत को खत्म कर पाएगा या खुद पकड़ा जाएगा? अपने सैनिकों की मौत के बारे में जानने के बाद मूश अगला क्या कदम उठाएगा, जानने के लिए जुड़े रहिए मेरी इस कहानी के साथ। शौर्य द डिस्ट्रॉयर एपिसोड 25। हेमंत फट गया। मूली और उसके पिता को पता चल जाता है कि उनके सैनिकों को मारने वाला शौर्य सेन ही है। मूली अपने पिता को बताते हुए कहता है, जब मैं उस शौर्य से पहले लड़ा था तब वो बस बी लेवल 2 स्टार था। इस पर उसके पिता उसे याद दिलाते हुए कहते हैं, बेशक वो 2 स्टार था पर ये मत भूलो कि उसने तुझे एक ही थप्पड़ में हरा दिया था। पिताजी की बात से मूली को शौर्य का वो वार याद आ जाता है और मूली आगे बताते हुए कहता है, पिताजी अगर वो शौर्य ही है तो उसने हमारे सैनिकों को मारकर जो ताकत हमें दिखाई है वो 7 स्टार से तो कम नहीं होगी। शायद वो 8 स्टार पर होगा। ये सुनकर पिताजी खड़े होते हैं और कहते हैं, ये लड़का 1 महीने पर्वतों में रहा और इतना ज्यादा आगे बढ़ गया। हमें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए पिताजी। हमें प्लान के हिसाब से ही चलना चाहिए। मूली कहता है। पिताजी जवाब देते हैं, हाँ बिल्कुल, हमें इस बच्चे को जल्दी ही पकड़ना होगा।
मूली पिताजी से आगे पूछता है, पिताजी और उस दवाइयों की किताब का क्या? पिताजी बताते हैं, उसकी चिंता मत करो, मैंने कवच बनाने के लिए आदमियों को बुलाया है। क्योंकि उस सिया के पास एक शक्तिशाली चीज है और वो चीज बहुत खास है। उसे एक दवाइयों की किताब बनी रहने दो जो काफी लंबे समय से खोई हुई थी, और वही लेवल स्किल। उनके लिए कोई भी लालची हो सकती है, सिया हमारे लिए कोई बड़ी मुसीबत नहीं है। जिससे मुझे अभी भी सबसे ज्यादा चिंता हो रही है वो अभी भी शौर्य सेन ही है। मूश आगे कहता है, शौर्य सेन इतनी कम उम्र में ही इतना ज्यादा ताकतवर है। वो एक बेहतर दुश्मन है। हमें उसे आगे बढ़ने से पहले ही खत्म करना होगा। अगर नहीं मारा तो वो फिर बदले के लिए मौके ढूंढता रहेगा। तब हम उसे रोक नहीं पाएंगे, इसलिए जाओ और हेमंत को बुला कर लाओ। ये सुनकर एक सैनिक आगे आ मूश इस पर गुस्से में कहता है, हरामजादा, उसके दिमाग में बस औरतें ही चलती रहती है। क्या उसे पता भी है कि हम अभी किस हालत में है? वो हरामजादा आज नहीं तो कल किसी औरत के हाथों से ही मरेगा। इतना कहकर मूश अपनी गद्दी पर वापस बैठ जाता है। मूली उन्हें शांत करते हुए कहता है, पिताजी आप शांत हो जाए। हेमंत भी लेवल 8 स्टार है। अगर उनका शौर्य से सामना हुआ तो वो उसे खत्म कर सकते हैं। इतना कहते ही मूली पिताजी को ग्लास में वाइन भरकर पकड़ा देता है। पिताजी गुस्से में जोर से गद्दी पर हाथ मारते हैं और कहते हैं, अगर वो उस शौर्य के सिर के साथ यहाँ आया तो ये काफी बेहतर रहेगा, मुझे बहुत सुकून मिलेगा। जंगल में पहाड़ों के पास एक बहुत बड़े इलाके में कैंप लगे हुए थे। सबसे बड़े कैंप के अंदर एक मोटा लंबा आदमी बैठा हुआ था जिसने एक औरत को अपनी जांघ पर बैठाया हुआ था, और वो उस औरत को हंसते हुए फल खिलाने की कोशिश कर रहा था। नहीं ना, वो औरत कहती है। वो औरत भी सुंदर थी और उसने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे। जब वो नहीं खाती तो वो मोटा आदमी खुद ही फल खा जाता है और दोनों हंसने कहते हैं, हा 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 हा। ये मोटा ही हेमंत था और ये औरत लैला थी। लैला हेमंत को आंख मारते हुए कहती है, तीसरे चीफ बहुत अमीर है। इस पर हेमंत प्यार से जवाब देता है, नहीं, मैं तुम्हारे जितना अमीर नहीं हूं। लैला हेमंत को हल्के से मारते हुए कहती है, तुम कितने बुरे हो, तुम्हारा पेट अभी तक भी नहीं भरा। हेमंत लैला के चेहरे को प्यार से ऊपर की तरफ उठाते हुए कहता है, ओह मेरी लैला, अगर मैं पूरे दिन भी खाता रहूं मेरा पेट तब भी नहीं भरेगा। तभी बाहर से तलवारों के चलने की आवाज सुनाई आती है और हेमंत तेज आवाज में पूछता है, बाहर कौन है? तभी उसका एक आदमी बाहर से सीधा उड़ते हुए उसके पास आकर गिरता है। वो आदमी बाहर की तरफ इशारा करता है और मर जाता है। ये देखकर हेमंत गुस्से से भर जाता है और लैला को धकेलकर सीधा बाहर की तरफ आ जाता है। बाहर आकर वो देखता है कि उसके सारे सिपाही मरे पड़े हैं और सामने ही एक लड़का तलवार के साथ खड़ा हुआ है। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि शौर्य था। शौर्य पीट करके खड़ा था। तभी हेमंत हिचकिचाते हुए पूछता है, तथा तुम्हारी इतनी हिम्मत? कौन हो तुम? क्या तुम ये नहीं जानते कि मैं भेड़ियों के समुदाय का तीसरा बॉस हूँ? इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ मारने के लिए आया हूँ। शौर्य जवाब देता है। ये सुनकर हेमंत पूछता है, क्या तुम शौर्य सेन हो? शौर्य उसकी तरफ पलट कर जवाब देता है, बिल्कुल सही पहचाना। उसके बाद शौर्य अपनी शक्ति से एक पत्थर अपनी तरफ खींच लेता है और हेमंत कहता है, यहाँ आते समय तुम जरूर रास्तों से नहीं आए होगे। क्योंकि तू नर्क में घुस चुका है। ये सुनते ही शौर्य उस पत्थर को सीधा हेमंत के मुंह पर जोर से मारता है और पत्थर लगते ही फूटकर बिखर जाता है। शौर्य अब हेमंत को चिढ़ाते हुए कहता है, तू नर्क में जाने वाला है। हेमंत गुस्से में शौर्य को देखते हुए कहता है, बच्चे तुझमें हिम्मत है। तू यहाँ मुझे मारने के लिए आया है। लेकिन मैंने अपनी पूरी ताकत तेरे लिए बचा कर रखी हुए है, मैं तुझे ही ढूंढ रहा था। अगर तुझे लड़ना है तो आजा।
क्योंकि मेरे पास तेरे साथ खेलने के लिए समय नहीं है। ये सुनकर शौर्य सीधा तेजी से हेमंत की तरफ भागता है और एक ही मुक्के में उसे वहां से तंबू के अंदर फेंक देता है। हेमंत जैसे ही खड़ा होता है तो शौर्य अंदर आकर उसे जोर से लात मारकर तंबू के अंदर से सीधा पीछे की तरफ बाहर फेंक कर मारता है। हेमंत के सिर पर कपड़ा ढक जाता है और वो जैसे ही कपड़ा उतार कर खड़ा होता है तो शौर्य तेजी से उसके पास आकर उसकी छाती पर पैर रखकर उल्टी गुलाटी मारते हुए उसे जोर से लात मारता है। वो लात लगते ही हेमंत ऊपर हवा में उछल जाता है और उसके मुंह से दर्द भारी चीख निकलती है। शौर्य उसके जमीन पर गिरने से पहले ही तलवार से उसकी पीठ पर वार कर देता है और उसे और भी ऊपर उछाल देता है। शौर्य तेजी से उससे भी ऊपर उछल कर जाता है और जोर से लात मारता है, जिससे हेमंत सीधा जमीन पर जोर से आकर गिरता है और उसकी दर्द भारी चीख फिर से निकल जाती है। आह! शौर्य जमीन पर वापस उतर आता है तभी हेमंत एकदम से उछलकर खड़ा होता है और इससे उसके पास खड़ी बैलगाड़ी भी दूर जाकर गिरती है। बच्चे तेरे पास स्किल्स है, पर मैंने डिफेंस को बहुत अच्छे से तैयार किया है जिसको पत्थरों के डिफेंस की स्किल बोला जाता है। तेरी इस ताकत से तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इतना कहकर हेमंत अपने दोनों हाथों से आग को बाहर निकाल लेता है। अपने दोनों आग वाले मुंह के आपस में मारकर हेमंत कहता है अब मैं तुझे अपने इन मुखों का स्वाद चखाऊंगा बच्चे। शौर्य उसकी बात सुनकर उस पर हंसने लग जाता है। हा 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 हा, अब तू मुझ पर हंस नहीं पाएगा। इतना कहकर हेमंत तेजी से शौर्य की तरफ वार करने के लिए भागता है। मोटा शरीर होने की वजह से हेमंत के शरीर में इतनी फुर्ती नहीं थी पर ताकत जरूर थी। हेमंत अपने मुखों से शौर्य पर वार करता है और शौर्य बड़े ही आराम से उसके वार से बच जाता है। अब शौर्य को भी गुस्सा आ जाता है और जैसे ही हेमंत मुक्का मारता है तो शौर्य भी पूरी ताकत के साथ मुक्का मारता है। दोनों के मुंह के आपस में टकरा जाते हैं और वहां एक विस्फोट हो जाता है पर इससे शौर्य घायल हो जाता है और थोड़ा पीछे धकेला जाता है। शौर्य अपनी छाती को पकड़ते हुए मन ही मन कहता है इसमें कोई संदेह नहीं इसकी फोर्स बहुत ज्यादा तगड़ी है। शौर्य को ऐसे देखकर हेमंत उसकी तरफ आते हुए कहता है क्या हुआ बच्चे, क्या अब तुम एक भेड़िए से लड़ नहीं पाओगे, तुम अपनी मौत को पुकार रहे हो बच्चे। हेमंत शौर्य के पास आकर उसके सिर को दोनों हाथों से पकड़कर उठा लेता है और कहता है अब खेल खत्म हुआ बच्चे। हेमंत शौर्य के सिर को बहुत जोर से अपने सिर से मारता है और फिर शौर्य को उठाकर ऊपर की तरफ उछाल देता है। शौर्य जैसे ही नीचे की तरफ आता है तो हेमंत उसके पैर पकड़कर उसे जोर से हिलाता है और सीधा एक पत्थर की तरफ फेंक कर मारता है। शौर्य जोर से पत्थर पर जाकर लगता है और उसी पर छप जाता है। हेमंत जोर से हंसते हुए कहता है हा 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 शौर्य, मैं अब तुम्हें अच्छे से तुम्हारे शरीर के फटने को महसूस करवाऊंगा। इतना कहकर हेमंत अपने हाथों से शक्ति बाहर निकालकर शौर्य की तरफ आने लगता है और वो जैसे ही शौर्य के करीब आता है तो शौर्य धीरे से मुस्कुराने लगता है और पत्थर से बाहर निकल आता है। ये देखकर हेमंत वही रुक जाता है और चौंक कर कहता है ये कैसे हो सकता है। शौर्य अपनी आग को बाहर निकाल लेता है और शौर्य के सारे शरीर से आग बाहर निकल आती है। शौर्य अपनी तलवार निकालकर जमीन के अंदर गाड़ देता है और अपनी गर्दन चटकाते हुए पूछता है तीसरे बॉस, मैं जानना चाहूंगा कि तुम कैसे मेरे शरीर को फोड़ने वाले थे। इतना कहकर शौर्य अपने शरीर को हमला करने के लिए तैयार करता है और सीधा तेजी से हेमंत के पास जाकर उसे जोर से मुंह पर मुक्का मारता है। मुक्का हेमंत को जोर से लगता है और उसकी दर्द भारी चीख जोर से निकलती है। हेमंत शौर्य से करीब 50 मीटर दूर जाकर गिरता है। हेमंत खड़ा होकर एक पत्थर को उठाता है और शौर्य की तरफ जोर से फेंकता है। पत्थर जैसे ही शौर्य के करीब आता है तो शौर्य एक ही मुक्के में उसे फोड़ देता है और तेजी से हेमंत के पास से होकर उसके पीछे जाता है। खेल खत्म हुआ तीसरे बॉस। शौर्य कहता है
ये सुनकर हेमंत जैसे ही शौर्य की तरफ पलटता है तो शौर्य अपने सीधे हाथ में सारी आग को भरकर जोर से हेमंत के पेट पर पंजे से वार करता है। वो वार लगते ही हेमंत करीब 70 मीटर दूर जाकर गिरता है और फिर उठ नहीं पाता। मेडिसिन मास्टर शौर्य की तारीफ करते हुए कहते हैं, बच्चे तुम काफी प्रोग्रेस कर चुके हैं। पहाड़ों की हमारी ट्रेनिंग बेकार नहीं गई। शौर्य खुश होकर जवाब देता है, बिल्कुल मास्टर। तभी हेमंत जोर लगाकर खड़ा होता है और जोर से हंसकर कहता है, हाँ 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 हाँ, मैंने कहा था ना बच्चे। तेरी फिलहाल की ताकत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यहाँ तक कि तू मेरा डिफेंस भी नहीं तोड़ सकता। शौर्य उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखता है और कहता है, अच्छा। शौर्य अपने सीधे हाथ को आगे करता है और उसके अंदर से आग निकलने लगती है। हेमंत कुछ समझ नहीं पाता। तभी शौर्य अपनी उस आग को भींचते हुए कहता है, फट जा मोटे। शौर्य जैसे ही अपने हाथ से निकली आग को भींचता है तो हेमंत के शरीर पर आग की लकीरें बनने लगती है। हेमंत डर के मारे हड़बड़ा जाता है और जोर से चीखता है, आ नहीं। तभी एकदम से उसका पेट किसी बम की तरह फट जाता है और वो वही मर जाता है। चलो, एक बॉस तो खत्म हुआ। इतना कहकर शौर्य अपने हाथ को तलवार की तरफ करता है और तलवार को अपनी तरफ खींच लेता है। तलवार को कंधे पर रख कर शौर्य बड़े ही आराम से मजे में वहां से चला जाता है।